साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और आज के सेशन के जो भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019, बी है उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स अधिनियम 2020, सी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डी है डाटा गोपनीयता विधेयक 2012। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में केवल परिषदों के लिए प्रावधान प्रदान करता है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 195, बी दिया हुआ अनुच्छेद 169, सी दिया हुआ अनुच्छेद 151 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 216। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 143, बी दिया हुआ अनुच्छेद 133, सी दिया हुआ यहाँ पर सी है, बी है 143 और डी है अनुच्छेद 132। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 143 में किया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ए विकल्प दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता दिवस की स्वीकृति, बी दिया हुआ है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, सी दिया हुआ है संघ और सदस्यीय प्रणाली का सिद्धांत, डी दिया हुआ है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, कोबोल खाली स्थान है पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। कोबोल जिसे हम लोग कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नोट डाउन करिएगा, कोबोल का पूरा नाम आप नोट करिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आगे देखिए, यहाँ पर कोबोल खाली स्थान है पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण। किस पीढ़ी का यह प्रोग्रामिंग भाषा है? फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मुझे पता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। यह जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है और मैंने बताया है आपको कि आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर कंप्यूटर के या उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आप निश्चित रूप से ध्यान से तैयार करिएगा। थर्ड जनरेशन का यह प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है ना। कोबोल जो है थर्ड जनरेशन का प्रोग्रामिंग भाषा है। बाकी कंप्यूटर के और भी ढेर सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर के प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियोस कंप्यूटर के मिलेंगे, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। एक्सेल वर्कशीट में एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होते हैं।
ए विकल्प दिया हुआ है टाइटल बार में, बी दिया हुआ है नेम बॉक्स में, सी दिया हुआ है फार्मूला बार में और डी दिया हुआ है स्टेटस बार में। तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो छठे प्रश्न का सही आंसर फार्मूला बार है। यह जो है फार्मूला बार है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, वेदों का, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो तीन तीन प्रश्न आपको यहां से देखिए मिल रहा है। गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीतों का योग किस वेद को कहा जाता है? तो सातवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह साम वेद है। क्या है? साम वेद है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? ए है अक्टूबर 1929, बी है नवंबर 1930, सी है अगस्त 1930 और डी है सितंबर 1931। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो है नवंबर 1931 में शुरू हुआ था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। नौवां प्रश्न है मानव शरीर में पाइरूवेट का विघटन कहाँ पर होता है? ए विकल्प दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी दिया हुआ है केंद्रक में, सी दिया हुआ मांसपेशियों में और डी दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में। तो मानव शरीर में पाइरूवेट का विघटन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ए है विटामिन बी है विटामिन ए, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात अगर हम करेंगे तो वो विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, अतः हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन बी। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है लैक्टोज खाली स्थान है युक्त डाइसैकेराइड है, यानी कि लैक्टोज में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और राइबोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है लैक्टोज में, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। ए है महाराष्ट्र और गुजरात, बी है केरल और गोवा, सी है पश्चिम बंगाल और झारखंड, डी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोरोमंडल जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का राज्य है। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का यह राज्य है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हिमालयन युव किस राज्य में पाया जाता है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है सिक्किम और डी है उत्तराखंड। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। रेक्टलर RECTLARR अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है विस्थापित परिवार, बी दिया हुआ है मुआवजा प्राप्त परिवार, सी दिया हुआ है पुनः स्थापित परिवार और डी दिया हुआ है प्रतिबंधित परिवार।
तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखें तो ऐसे परिवार जो होते हैं विस्थापित परिवार कहे जाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। औसत स्थिर लागत वक्र का सामान्य आकार कैसा होता है? ए होता है आयताकार अतिपरवलय, बी है उल्टा वी आकृति, सी है यू आकृति, डी है क्षैतिज रेखा। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आयताकार अतिपरवलय होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण पर सिफारिशों से संबंधित कौन सी समिति है? ए है एस पद्मनाभन समिति, बी है आर एच खान समिति, सी है आबिद हुसैन समिति, डी है अजीत कुमार समिति। तो 16वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एस पद्मनाभन समिति इसका सही उत्तर होगा, अतः हम ए विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है अस्थायी बेरोजगारी, बी दिया है प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी दिया हुआ है संरचनात्मक बेरोजगारी और डी दिया हुआ है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी सही उत्तर होने वाला है, अतः हम बी विकल्प को क्लिक करेंगे। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ अनुरणन, बी दिया हुआ पराध्वनि, सी दिया हुआ प्रतिध्वनि, डी दिया हुआ ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पराध्वनि होता है, पराध्वनि होता है, अतः बी विकल्प सही होगा। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा कॉपी में। किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह क्या होता है? पराध्वनि। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है कोक, बी दिया हुआ है कोयला, सी दिया हुआ है हीरा और डी दिया हुआ है ग्रेफाइट। तो कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। और अंतिम प्रश्न के पास चलते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है हम जानते हैं कि वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है और इसे हल्की वर्षा कहते हैं। क्या होता है जब यह क्षारीय जल नदी में बहता है? ए विकल्प है नदी के जल का पीएच मान घट जाता है, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, नदी का जल पीने के लिए और अधिक स्वस्थ हो जाता है, जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से देखिएगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो वर्षा का पीएच मान इतना होता है, ठीक है, इसे हल्की वर्षा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है जब यह क्षारीय जल नदी में बहता है? जब नदी में ये बहेगा तो नदी के जल का पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें अपने सुझाव दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।